हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो BNSS का सीरीज़ चल रहा था, उसमें नेक्स्ट सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। आज चैप्टर 6 पढ़ना। कौन सा चैप्टर पढ़ना? चैप्टर 6। तो चैप्टर 6 क्या कहता है? हाजिर होने के विवश करने के लिए आदेशिकाएँ। तो हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेश कहें। तो सबसे पहले इसमें हम देख लेते हैं कि BNSS में कहाँ से कहाँ तक ये सेक्शन है और CRPC में कहाँ से कहाँ तक है। CRPC में कहाँ से कहाँ तक का। तो BNSS में तुम्हारा 63 से लेके 63 से लेके आपका 93 तक है। ठीक है, ये सेक्शन याद है। और 61 से लेके 90 तक तुम्हारा था आदेशिका के बारे में प्रावधान, 90 तक था। ठीक है, 61 से लेके 90 तक, 63 से लेके 93 तक का था BNSS में है। ठीक है, ठीक। तो अब इतनी चीज़ें हो गई आपकी। अब आप जानिए कि सबसे पहले हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेशिकाएँ। आदेशिकाएँ क्या कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। एक होता सम्मन पे बुलाया जाना। आदेशिका का मतलब क्या होता? बुलाया जाना। एक सम्मन पे, एक गिरफ्तारी के वारंट पे। तो आदेशिकाएँ कितने प्रकार की हो गई? 2 प्रकार की। नंबर 1 सम्मन, नंबर 2 गिरफ्तारी का वारंट जारी करके। तो इस उसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि सम्मन। क्या पढ़ते हैं? सम्मन। अब सम्मन क्या चीज़ होता है पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, लेकिन उसको पढ़ने से पहले सबसे पहले हमको देख लेना है कि ये कितने भागों में बटा हुआ है। तो देखो, ये बटा हुआ तुम्हारा, देखो 4 भागों में बटा हुआ ये चैप्टर। A, B, C और D। कितने? 4 पार्टों में। पहले पार्ट में तुम्हारा क्या दिया गया? सम्मन दिया गया। दूसरे पार्ट में तुम्हारा क्या दिया गया है? वारंट दिया गया है। तीसरे पार्ट में तुम्हारा क्या दिया गया है? उद्घोषणा और कुर्की। ठीक है, कुर्की दिया है। और चौथे पार्ट में आपका क्या दिया गया है? चौथे पार्ट में अन्य उपबंध दिए गए। क्या दिए गए? अन्य उपबंध दिए गए, उपबंध दिए गए। ठीक है, तो सॉरी, सम्मन को कहाँ से कहाँ तक? 61 से 69 पुराने में। नए में इसको रेड विथ कर लेना 63 से 71 तक। कहाँ? 63 से 71 तक। और फिर वारंट कहाँ तक? कहाँ से कहाँ तक? 70 से 81 तक था पुराने में। नए में कहाँ से कहाँ तक का है? 2 सेक्शन बढ़ जाना, 2 सेक्शन बढ़ जाना। 72 से 81 था, तो ये क्या हो जाएगा? 83 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 83। अब कुर्की उद्घोषणा और कुर्की के बारे में कहा 82 से 86 था। पुराने प्रोविजन में 82 से 86 था। अब रेड विथ कर लेना, ये तुम्हारा 84 से 89 तक का हो जाएगा। ठीक है, अन्य उपबंध कहाँ दिए गए थे तुम्हारे? 87 से 90 तक पुराने में। रेड विथ नए में कहाँ तक कहाँ तक है? 84 से लेके 89 तक का। ठीक है, सॉरी 90 से लेके 93 तक का है। ठीक, सॉरी 90 से लेके 93 तक का। कहाँ से? 90 से लेके 93 तक का। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा। इतनी चीज़ें आ गई होंगी समझ में। तो ये 4 पार्टों में बचा। अब हम इन 4 पार्टों में क्या शुरू करेंगे? सबसे पहले सम्मन। क्या शुरू करेंगे? सबसे पहले सम्मन देखा जाएगा। सम्मन क्या है? तो सबसे पहले एक चीज़ देखो, सम्मन क्या है? सम्मन को क्या कहते हैं? जैसे होता है बुलावा पत्र। क्या कहते हैं सम्मन को? आसान भाषा में सबसे पहले देखो, एक चीज़ पढ़ना, सम्मन में सबसे पहले सम्मन का कहीं परिभाषा नहीं दी गई। परिभाषा कहीं नहीं दी गई है सम्मन की। ठीक है, ये याद करना। तो सम्मन को वैसे हम क्या कहते हैं? कॉल लेटर कहते हैं। ठीक है, शाब्दिक अर्थ में क्या कहते हैं? कॉल लेटर कहते हैं। सम्मन को हम शाब्दिक अर्थ में क्या कह सकते हैं? कॉल लेटर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कॉल लेटर कह सकते हैं। ठीक है तो
कॉल लेटर में क्या क्या चीज़ें, जब तुम अपने एग्ज़ाम का कॉल लेटर पाते हो तो उसमें क्या होता है, तुम्हारा नाम लिखा होता है, एड्रेस लिखा होता है, समय लिखा होता है और स्थान लिखा होता है। तो यही सारी चीज़ें आपके सम्मन में, किसके नाम सम्मन जारी किया गया, कितने कब आना है, कहाँ आना है, कितने बजे आना है और किस तारीख को आना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें सम्मन में लिखी होती है। तो सम्मन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, कॉल लेटर, बुलावा पत्र या उपस्थित पत्र, ठीक है। तो सम्मन का शाब्दिक अर्थ ये जान लो। अब अगर हमको कहा जाए कि सम्मन को क्या कहते हैं, अगर हमको न्यायिक भाषा में लिखना होगा तो सम्मन क्या है, सम्मन न्यायालय द्वारा, मेरी बातों को ध्यान से सुनना, सम्मन न्यायालय द्वारा जारी की गई एक आदेशिका है। क्या है, सम्मन न्यायालय द्वारा जारी की गई एक आदेशिका है, जिसके तहत न्यायालय किसी भी व्यक्ति को निश्चित समय और तारीख पर तथा निश्चित स्थान पर उपस्थित होने की क्या करता है, अपेक्षा करता है या आदेश देता है, ठीक है, ये होता है। तो अब हमको सम्मन में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। देखो, सम्मन का अर्थ मैंने आपको बता दिया, सम्मन किन मामलों में जारी होना ये पढ़ना है, सम्मन में गिरफ्तार किया जाता है कि नहीं ये पढ़ना है, सम्मन कौन जारी करता है ये पढ़ना है, सम्मन कितने प्रतियों में होती है ये पढ़ना है, सम्मन का प्रारूप कहाँ दिया गया ये पढ़ना है हमको, सम्मन लेने से व्यक्ति इनकार कर दिया है तब क्या होगा, उसको पनिशमेंट दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता, सम्मन लिया है परंतु न्यायालय में हाजिर नहीं हुआ है तब क्या होगा, किस आईपीसी की किस धारा के तहत दंडित किया जाएगा। और फिर सम्मन की तामील ना हो, ठीक है, तामील ना हो या रिसीव ना किया हो तो क्या होगा, या सम्मन को चिपका दिया यानी चस्पा कर दिया गया है और उसने सम्मन को क्या कर दिया, फाड़ दिया, तो क्या चीज़ होगी। अब सम्मन के बदले वारंट भी जारी किया जा सकता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हमको पढ़ना है। तो मैंने सम्मन का अर्थ आपको बता दिया। एक चीज़ आपकी छूट गई, देखो सम्मन क्यों जरूरी, इस चैप्टर का उद्देश्य क्या, उद्देश्य मैंने बताना, इस चैप्टर का उद्देश्य इसलिए जरूरी है, उद्देश्य क्या, देखो इसका उद्देश्य क्या है, रुक जाओ इसी में यहीं बता देता हूँ किनारे में, 2 मिनट वेट। इसका उद्देश्य देखो, उद्देश्य क्या चीज, उद्देश्य देख लो क्या है सम्मन का उद्देश्य। अब सम्मन का उद्देश्य क्या है, ये नेचुरल जस्टिस पे आधारित है। वैसे तो पूरी सीआरपीसी नेचुरल जस्टिस पे आधारित है, लेकिन ये चैप्टर कैसे, नेचुरल जस्टिस की वजह से बनाया गया, किसके, प्राकृतिक न्याय, नेचुरल जस्टिस, ठीक है, नेचुरल जस्टिस पर आधारित है। क्योंकि जब नेचुरल जस्टिस के आप 3 नियम पढ़ोगे, कौन कौन से 3 नियम थे नेचुरल जस्टिस के, आडी अल्ट्रम पार्टम मतलब दूसरे पक्षकार को भी सुनो, रूल अगेंस्ट बायर यानी कि पक्षपात ना करो, रीजन डिसीजन यानी कि जब भी कोई आप फैसला दोगे तो उसका कारण आपको लिखित करना पड़ेगा। तो इसका मेन उद्देश्य कैसे, आडी अल्ट्रम पार्टम से, यानी कि दूसरे, इसका उद्देश्य क्या है, अरे भाई न्यायालय एक पक्षकार को सुनकर फैसला नहीं देगा, न्यायालय दूसरे पक्षकार को भी बुलाएगा, न्यायालय किसको, दूसरे पक्षकार को भी बुलाएगा। ये नेचुरल जस्टिस के दूसरे पक्षकार को भी सुने, ठीक है, सुने, दूसरे पक्षकार को भी सुने, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो गया, दूसरे पक्षकार को भी सुने न्यायालय। तो इसमें क्या क्या चीजें हैं, अब देखो दूसरे पक्षकार को सुनना पड़ेगा तभी तो, अब कैसे उसको बुलाओगे न्यायालय में, या तो सम्मन द्वारा बुलाओगे या वारंट द्वारा बुलाओगे, उसको सुनोगे, उसके ऊपर भी तो विचार करोगे। और एक चीज और, ये चैप्टर क्यों बनाया गया, ये फेयर ट्रायल रिजु विचारण के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि फेयर ट्रायल के लिए फेयर ट्रायल हमारे आर्टिकल 21 के तहत मेरा मूल अधिकार है, क्योंकि हुसैन आरा खातून वर्सेस बिहार राज्य के केस में बताया गया था निःशुल्क विधिक सहायता और फेयर ट्रायल मेरा क्या है, फंडामेंटल राइट है। तो फेयर ट्रायल में क्या होता है, किसी भी अभियुक्त के खिलाफ जो भी साक्ष्य लिया जाएगा अभियुक्त की उपस्थिति में लिया जाएगा, कब लिया जाएगा, और ये पूर्णतः फेयर ट्रायल का प्रावधान कहाँ दिया गया तुम्हारे सीआरपीसी में, 200 फेयर ट्रायल का प्रावधान कहाँ दिया गया, जब पढ़ोगे 273 पुराना सीआरपीसी रेड विथ 308 बीएनएस में, तो उसमें क्या गया,
साक्ष्य का अभियुक्त की उपस्थिति में लिए जाना, ये फेयर ट्रायल का नियम है। तो यानी कि क्या, साक्ष्य का अभियुक्त की उपस्थिति में लिया जाना। इसके कुछ अपवाद हैं, वो मैं बाद में जब सेक्शन पढ़ाऊंगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। इसके 5 अपवाद हैं, वो मैं बाद में बता दूंगा। तो ये क्या, ये सेक्शन कहता है कि साक्ष्य क्या, अभियुक्त की उपस्थिति में लिया जाएगा, ठीक है। तो अब रिजु विचारण में कौन कौन से नियम मैंने बताया, किसी भी अभियुक्त के खिलाफ जो भी साक्ष्य लिया जाएगा अभियुक्त की उपस्थिति में लिया जाएगा। दूसरा क्या, अभियुक्त को अपनी बात रखने का अवसर दिया जाएगा। तीसरा क्या, जब न्यायालय निर्णय सुनाएगा तो अभियुक्त को हाजिर होना आवश्यक है, ठीक है। तो ये फेयर ट्रायल के लिए भी ये चैप्टर आवश्यक है। अगर इस चैप्टर का पालन नहीं किया गया तो फेयर ट्रायल नहीं हुआ। इसलिए प्राकृतिक न्याय, नेचुरल जस्टिस के लिए, फेयर ट्रायल के लिए इस चैप्टर का पालन किया जाना आवश्यक है। इसी उद्देश्य से इस चैप्टर को बनाया गया था। अब आइए हम अपने मेन प्रोविजो पे पर चलते हैं, अब इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। सम्मन क्या कहता है, ठीक है। तो अब इसमें हम कितनी चीज़ें, तुमको सम्मन का अर्थ तो मैंने बता दिया था। अब आ जाओ, फिर उसके बाद सम्मन की परिभाषा भी मैंने न्यायिक दृष्टि से भी बता दी। आप देखो, पढ़ो, न्याय क्या कहता है, 63 क्या कहता है, सम्मन का प्रारूप। 63 क्या कहता है, सम्मन का प्रारूप। इसको किसके साथ पढ़ोगे, 61 के साथ पढ़ोगे। किसके साथ पढ़ोगे, 61 के साथ पढ़ोगे सॉरी। तो अब इसको क्या कहते हैं, देखो, इसमें न्यायालय द्वारा इस संहिता के अधीन जारी किया गया प्रत्येक सम्मन लिखित रूप में, ये अंडरलाइन करो, क्या होगा, लिखित रूप में होगा, 2 प्रतियों में होगा, और उस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा या अन्य ऐसे अधिकारी द्वारा जिसे उच्च न्यायालय द्वारा समय समय पर निर्दिष्ट कर दिया हस्ताक्षरित करना होगा, या उस पर न्यायालय की मुद्रा लगी होगी। तो अब पहले देखो, मैं कुछ चीजें हैं, पहले उसको पढ़ लो, फिर मैं चैप्टर पढ़ाता हूँ। सम्मन सदैव न्यायालय द्वारा जारी किया जाएगा, दिमाग में बैठाओ, सम्मन सदैव न्यायालय द्वारा, ये क्वेश्चन दिमाग में बैठाओ। सम्मन सदैव किसके, न्यायालय द्वारा जारी किया जाएगा। पुलिस, सीबीआई या ईडी सम्मन जारी नहीं कर सकता, ये दिमाग में बैठाना। अगर इन सबको, किसी व्यक्ति को पुलिस, सीबीआई या ईडी को किसी को बुलाना होगा तो नोटिस जारी करेगी या लिखित आदेश जारी करेगी, ठीक है। क्या, नोटिस जारी करेगी या लिखित आदेश जारी करेगा। और नंबर 2, सम्मन सीधे उस व्यक्ति के नाम जारी होता है जिसे न्यायालय बुलाना चाहता है, ये भी दिमाग में बैठाना। सम्मन सीधे उस व्यक्ति के नाम जारी होता है जिसे न्यायालय क्या कहता है, बुलाना चाहता है। सम्मन कम से कम 2 प्रतियों में होती है, कितने, 2 प्रतियों में होती है। एक सम्मन किसे, जिसको रिसीव कराया जाएगा, एक सम्मन उसे दे दिया जाएगा, एक सम्मन जिस व्यक्ति को सम्मन रिसीव कराया गया उससे इंडोर्स करा के, यानी कि सम्मन के पीछे हस्ताक्षर करा के उसे न्यायालय में भेज दिया जाएगा। तो सम्मन 2 प्रतियों में होगी। अब सम्मन की तामील या रिसीव कराना, सामान्यतः सम्मन की तामील कौन, पुलिस अधिकारी द्वारा। देखो, सामान्यतः, जहां सामान्यतः रख गया उसका अपवाद भी है, लेकिन अगर पूछे सामान्यतः सम्मन की तामील कौन कराता, तो सामान्यतः सम्मन की तामील पुलिस अधिकारी कराता है। कौन कराता है, पुलिस अधिकारी कराता है। सम्मन में गिरफ्तार नहीं किया जाता, ये दिमाग में बैठाना, सम्मन में गिरफ्तार नहीं किया जाता, सम्मन में क्या, प्रेम पूर्वक बुलाया जाता है, ठीक है। सम्मन किसके नाम जारी होता है, अभियुक्त के नाम जारी हो सकता है, ठीक है। सम्मन अभियुक्त के नाम भी जारी हो सकता है और गवाह के नाम भी जारी हो सकता है। सम्मन किसके, अभियुक्त के नाम भी जारी हो सकता है और गवाह के नाम भी जारी हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद सम्मन जब अभियुक्त के नाम जारी होगा तो उसमें क्या क्या चीजें लिखी जाएंगी, ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है, देखो इसे मैं बता दे रहा हूं। यहाँ पे देखो, सम्मन जब अभियुक्त के नाम जारी होगा तो क्या क्या चीज लिखा जाएगा, तो वो कहाँ दिया गया, सेकंड अनुसूची। जब तुम सेकंड अनुसूची पढ़ोगे इसी का, तो वहां पे सम्मन का प्रारूप की दो प्रारूप हैं। एक प्रारूप संख्या 1 है, प्रारूप संख्या 1, और एक प्रारूप संख्या 33 है, ठीक है। प्रारूप संख्या 30, इसको रेड विथ कर लेना। नए वाले में प्रारूप संख्या तुम्हारा हो जाएगा 2, ये हो जाएगा प्रारूप संख्या 34 बीएनएस में। तो इसमें प्रारूप संख्या 1 में कौन है, अभियुक्त के नाम जब सम्मन जारी होगा तो क्या क्या चीज लिखा जाएगा, ये कहाँ बताया गया, पुराने वाले में प्रारूप संख्या 1 में बताया गया है और नए में प्रारूप संख्या 2 में बताया गया है, ठीक है। और जब
क्या बोलते हैं, गवाह के नाम जारी किया जाएगा तो सम्मन कैसा होगा, वो पुराने में 33 में बताया गया था, नए में 34 में बताया। नए में कहाँ है, 34 में, कि सम्मन में क्या क्या चीजें लिखी जाएगी, उसका प्रारूप क्या चीज होगा, वो कहाँ बताया गया, सेकंड अनुसूची के प्रारूप 1 में जो अभियुक्त के विरुद्ध जारी होता है, और प्रारूप 33 में गवाह में, ये पुरानी सीआरपीसी में था, नए में अनुसूची 2 में, और पुराने में अनुसूची 34 में। ठीक है, तो इतनी चीजें आई होप समझ में आ गई होंगी। ठीक है, पहले पहले मुख्य पॉइंट जो है, जो तुमको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब इतनी चीजें हो गई। अब आ जाओ, इसका पनिशमेंट बचा, जो दो चीजें बची हैं वो भी मैं बता दूं, फिर मैं आपका चैप्टर पूरे अच्छे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आते हैं, पहले ये खत्म कर दिया जाए। तो अब क्या है, अब अगर सम्मन लेने से इनकार कर देता है, देखो सम्मन लेने से क्या किया, सॉरी, सम्मन लेने से क्या किया, इनकार कर दिया, इनकार कर दिया, तो सम्मन लेने से इनकार कर देगा तो ये दंडनीय नहीं है, ये याद कर लेना। सम्मन लेने से इनकार करना दंडनीय नहीं है। अब आपको पूछना चाहिए दंडनीय नहीं है। अब क्यों नहीं दंडनीय है, क्योंकि एक चीज जान लेना, सम्मन अगर आप लेने से इनकार कर देते हो तो न्यायालय के पास एक और अधिकार है, जो पुरानी सीआरपीसी की धारा तुम्हारी 87 में, यानी कि पुरानी सीआरपीसी की धारा 87 में सम्मन के बदले न्यायालय क्या, वारंट जारी, सम्मन के बदले वारंट जारी कर सकता है। ठीक है, 87 का, पुराने सीआरपीसी की धारा 87 का यूज करेगा। क्या करेगा, क्यों, अब सम्मन लेने से आपने इनकार कर दिया, अब सम्मन न्यायालय आपके नाम जारी किया और आप क्या सम्मन लेने से इनकार कर देते हो, तब क्या करेगा न्यायालय, अब न्यायालय आपके नाम वारंट जारी कर देगा। क्या जारी कर देगा, वारंट जारी कर देगा। तो कभी कभी ये होता है कि विरोधी पक्षकार क्या होता है, जब डाक द्वारा सम्मन की तामील होती है तो डाक खाने को या डाक अधिकारी को कुछ पैसा या पुलिस अधिकारी को कुछ पैसा दे देते हैं कि आप इस सम्मन को रिसीव मत कराओ। तो जब सम्मन नहीं रिसीव होगा तो क्या हो जाएगा, वारंट जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, 90 में, ये नए में कहाँ दिया है, 90 में पढ़ लेना। ठीक है, सम्मन के बदले वारंट जारी करना। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब आ जाओ, सम्मन लेने से इनकार करना कोई दंडनीय नहीं है, ये हमेशा दिमाग में बैठा लेना। अब आ जाओ दूसरी चीज, सम्मन की क्या, देखो सम्मन लेने से इनकार करना, फिर उसके बाद आ जाओ तुम, सम्मन रिसीव नहीं किया, अगर सम्मन को रिसीव नहीं किया, ठीक है, रिसीव नहीं किया, नहीं किया, तो कौन सी धारा के तहत हो जाएगा, मैं छोटा छोटा लिख दे रहा हूं क्योंकि आता नहीं है। ठीक है, पुराने आईपीसी की धारा 172 के तहत दंडनीय हो गए, और नए में कहाँ है, नए में कहाँ है, 206 में है। नए में, पुराने आईपीसी में 172 अगर रिसीव नहीं किया, और पुराने में कौन सी धारा, 206 है। ठीक है, 206 है, नए में कौन सा है, भारतीय न्याय संहिता में 206 सेक्शन है। ठीक है, ये हो गया नंबर 1। नंबर 2 क्या है, सम्मन क्या करता है रिसीव किया परंतु न्यायालय नहीं आया, न्यायालय नहीं आया, तो ये तुम्हारा कौन सी धारा हो जाएगी, 174 हो जाएगी, और न्याय संहिता में कहाँ दिया गया, 208 में दिया गया। ठीक है, सम्मन क्या बोलते हैं, लिया परंतु न्यायालय नहीं आया, तो कौन सी धारा, पुरानी आईपीसी की धारा 174, नए में 208, और फिर सम्मन को फाड़ दिया, चस्पा किया था, फाड़ दिया, तो कौन सी धारा हो जाएगी तुम्हारी, नए पुराने में 173 और नए में कौन सी धारा हो जाएगी तुम्हारी, 207 हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, 207 हो जाएगी। इसके तहत दंडित किया जा सकता है। तो अगर सम्मन रिसीव नहीं किया, क्या कहा, लेने से इनकार करना तो अलग है, सम्मन क्या करता है, रिसीव ही नहीं किया, भाग जाता, फरार हो जाता, रिसीव नहीं किया और फरार हो गया। ठीक है, यहाँ लिख लेना, फरार हो गया, सम्मन रिसीव नहीं किया और क्या हुआ, फरार हो गया। इनकार कर देगा तब तो दंडनीय नहीं होगा, लेकिन सम्मन रिसीव ही नहीं किया, फरार हो गया, तो 172, सम्मन फाड़ दिया 173, सम्मन प्राप्त किया परंतु न्यायालय में नहीं आया 174, 206, 207, 208। ठीक है, तो ये आपका पनिशमेंट भी हो गया। अब आ जाओ सेक्शन पढ़ते हैं। ठीक है,
अब ये ध्यान से पढ़ना, अब सारी चीज़ें खत्म हो गई, जितनी चीज़ें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थी सब चीज़ें खत्म हो गई। ठीक है, अब पढ़ते हैं 63 को 61 के साथ। न्यायालय द्वारा इस संहिता के अधीन सम्मन, तो ये मैंने बता दिया, सम्मन द्वारा सम्मन कौन जारी करता है? न्यायालय जारी करता है। लिखित रूप में होगा, ठीक है। 2 प्रतियों में होगा, ठीक है। पीठासीन अधिकारी द्वारा, ठीक है। ऐसे अधिकारी द्वारा जिसे उच्च न्यायालय द्वारा समय समय पर निर्दिष्ट किया गया है, हस्ताक्षरित होगा और क्या होगा? न्यायालय की मुद्रा लगी रहेगी। तो सम्मन क्या होगा? नंबर 1 लिखित रूप में होगा, ठीक है, ये लिखित रूप में होगा, ठीक है। 2 प्रतियों में होगा। नंबर 2 2 प्रतियों में होगा। नंबर 3 पीठासीन अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा, ठीक है। नंबर 3 हस्ताक्षरित होगा। नंबर 4 और न्यायालय की मुद्रा लगी होगी। बस इतनी चीजें इसमें पढ़नी है 63 में, ठीक है। अब ये नया जोड़ा गया, ये तुम्हारा क्या है? नया जोड़ा गया है, ये पहले नहीं था। तो अब क्या है? सम्मन इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी दिया जा सकता है, ठीक है। उस पे मुद्रा लगी होगी और डिजिटल सिग्नेचर होगा, ठीक है। तो इस तरह हो गया तुम्हारा 63। अब आ जाओ 64, सम्मन की तामील। इसको किसके साथ पढ़ोगे? 62 के साथ। पुराने सीआरपीसी जो था 62 के साथ पढ़ोगे, सम्मन की तामील। अब देखो सम्मन की तामील कैसे की जाएगी। प्रत्येक सम्मन की तामील पुलिस अधिकारी द्वारा, देखो सामान्यतः मैंने बताया था पुलिस अधिकारी द्वारा, या ऐसे नियमों के अधीन जो राज्य सरकार इस निमित्त, मतलब राज्य सरकार जो नियम बनाए उसके तहत उस न्यायालय के जिसने वह सम्मन जारी किया गया किसी अधिकारी द्वारा या अन्य लोक सेवक द्वारा भी किया जाएगा। अन्य लोक सेवक और अधिकारी द्वारा कब किया जाएगा? जब राज्य सरकार कोई नियम बनाएगा, उस नियम के तहत कोई अधिकारी भी या कोई लोक सेवक भी सम्मन की तामील करा सकता है। सामान्यतः सम्मन की तामील कौन कराता है? सामान्यतः सम्मन की तामील पुलिस अधिकारी कराता है, ठीक है। अब आ जाओ उसके बाद आ जाओ फिर पुलिस, परंतु पुलिस थाना या न्यायालय का रजिस्ट्री पता, ईमेल पता, फ़ोन नंबर, ऐसे अन्य ब्यौरे जिन्हें राज्य सरकार नियमों द्वारा उपबंधित करे, प्रविष्ट के लिए एक रजिस्टर रखेगा, ठीक है। इसमें भी कोई, अब यदि साध्य हो, साध्य मतलब संभव हो, यदि संबंध हो तो सम्मन किए गए व्यक्ति पर सम्मन की तामील की जाएगी। उसे सम्मन 2 प्रतियों में से एक का परिधान किए या निविदान करना व्यक्तिगत रूप से, यानी कि पर्सनल सम्मन की तामील किस सेक्शन में है? 64 के क्लास पूछेगा व्यक्तिगत सम्मन तामील कहाँ दी गई है, तो कौन सा सेक्शन मान के आओगे? व्यक्तिगत सम्मन तामील 64 का क्लास 2, पुराने में 62 का क्लास 2, 62 का क्लास 2 मार के आना। व्यक्तिगत सम्मन तामील कहाँ दी गई है? व्यक्तिगत सम्मन तामील कहाँ दी गई है? ये दी गई है तुम्हारी 64 के क्लास 2 में दी गई व्यक्तिगत सम्मन तामील, ठीक है। सम्मन की व्यक्तिगत तामील कहाँ दी गई है? ये क्वेश्चन पूछा है। सम्मन की व्यक्तिगत तामील 64 के क्लास 2 में, पुराने में 62 के क्लास 2 में दी गई है, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, फिर परंतु न्यायालय मुद्रा लगा हुआ और सम्मन ऐसे प्रारूप और ऐसी रीत में जो राज्य सरकार नियमों द्वारा उपबंधित करे, इलेक्ट्रॉनिक संसूचना द्वारा भी तामील की जा सकती। अब आ जाओ क्लास 3 में, प्रत्येक व्यक्ति जिस पर सम्मन की तामील की गई है, यदि तामील करने वाले अधिकारी द्वारा अपेक्षा की जाती है तो दूसरे प्रति के पृष्ठ भाग पर उस पर रसीदी हस्ताक्षर, इंडोर्समेंट, यानी कि क्या कराएगा? रसीदी हस्ताक्षर करा लेगा। जो दूसरी कॉपी होगा क्या होगा? रिसीविंग कराएगा। रिसीविंग किस क्लास में कराएगा? 3रे क्लास में। किस क्लास में कराएगा? रिसीविंग। डुप्लीकेट जो होगा उसके पीछे वो क्या कराएगा? बैक साइड पे साइन करा के न्यायालय को भेज देगा। ये कौन सा क्लास बताता है? क्लास 3 बताता है। अब आ जाओ तुम उसके बाद 64 पे। 64 पे क्या है? निगमित निकाय, फर्मों और सोसाइटियों पर सम्मन की तामील। इसको किसके साथ पढ़ोगे? 2 सेक्शन कम कर लिया करो। 65 है तो 63 हो जाएगा। पुराने में 63। निगमित निकाय, फर्मों और सोसाइटियों पर क्या है? सम्मन की तामील, ठीक है। तो अब देखो
किसी कंपनी या निगमन पर सम्मन की तामील कंपनी या निगमन के निर्देशक किसके निर्देशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी पर तामील करके की जा सकती। तो किसी निगमित निकाय, फर्मों पे या सोसाइटियों पे अगर तामील अगर रिसीव कराना तो किसे रिसीव कराओगे? या तो वहाँ के निर्देशक को रिसीव कराओगे, या वहाँ के प्रबंधक को रिसीव कराओगे, या वहाँ के सचिव को रिसीव कराओगे, या वहाँ के किसी अन्य अधिकारी को तामील करा सकते हो। भारत में कंपनी निगमन के निर्देशक, प्रबंधक और सचिव अन्य अधिकारी के पते पर रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भी भेजा जा सकता है। ठीक है, भेजा जा सकता है। उस दशा में तामील तब हुई समझी जाएगी जब डाक के साधारण रूप में पत्र पहुंच जाता है। ठीक है, अब आ जाओ तुम, 65 हो गया तुम्हारा ये। अब आ जाओ नेक्स्ट। सॉरी, दूसरा क्या कहता है? किसी फर्म या विशिष्ट व्यक्तियों या अन्य संगम पर सम्मन की तामील ऐसे फर्मों या संगम के किसी भागीदार पर इसे सम्मन तामील करके की जा सकती, या ऐसे भागीदार के पते पर रजिस्ट्री के डाक द्वारा भेजे गए पत्र द्वारा की जा सकती है। उस दशा में तामील तब हुई समझी जाएगी जब डाक के साधारण रूप में वह पत्र पहुंचेगा। ठीक है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अब आ जाओ, अब आ जाओ 66। तो 66 को किसके साथ पढ़ोगे? 64 किसके साथ पढ़ोगे? 64 के साथ पढ़ोगे। ठीक है, जब सम्मन किए गए व्यक्ति ना मिल सके तब तामील। जहां सम्मन किया गया व्यक्ति सम्यक यानी कि उचित तत्परता बरतने पर भी ना मिल सके, वहां सम्मन की तामील दो प्रतियों में से एक उसके कुटुंब के उसके साथ रहने वाले किसी वयस्क पुरुष सदस्य के पास उस व्यक्ति के लिए छोड़कर की जा सकती है, और यदि तामील करने वाला अधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाती है तो जिस व्यक्ति के पास सम्मन ऐसा छोड़ा जाता है वह दूसरी प्रति के पृष्ठभाग पर उसके लिए रसीदी हस्ताक्षर करेगा। तो ये क्या हुआ? ये क्या चीज़ अब पढ़ा तुमने? सम्मन की विकसित तामील। एक व्यक्तिगत तामील मैंने तुम्हें पढ़ाया था, तो 64 के क्लास 2 में ये सम्मन की क्या है? विकसित तामील है। कैसी है सम्मन की? विकसित तामील। विकसित मतलब किसी विकसित तामील है। ये सम्मन की कैसी है? विकसित तामील। अगर जिस व्यक्ति को सम्मन जारी किया गया वह व्यक्ति नहीं मिला तो उसके परिवार के वयस्क पुरुष सदस्य को सम्मन की तामील कराई जाएगी। तो इसे ही सम्मन की विकसित तामील, सम्मन की विकसित तामील कहेंगे। क्या कहेंगे? सम्मन की विकसित तामील। सेवक इस अर्थ के अंतर्गत कुटुंब का सदस्य नहीं है। सेवक को कुटुंब का सदस्य नहीं माना जाएगा। महिलाओं को भी सम्मन का रिसीव नहीं कराया जा सकता। ठीक है, ठीक है, ये याद कर लेना। लेकिन सीपीसी में महिलाओं को सम्मन रिसीव कराया जा सकता है। महिलाओं को सीपीसी में क्या है? देखो, सीआरपीसी में महिलाओं और नौकर को तामील नहीं होगी, परंतु सीपीसी में सम्मन की तामील महिला को हो सकती है, लेकिन नौकर को सीपीसी में भी नहीं होगी। ठीक है, ये याद कर लेना। ठीक है, तो सम्मन की विकसित तामील कहाँ दी गई है? तुम्हारा 66 में। कहाँ दिया गया है? 66 में। कहाँ दिया गया? 66 में। ठीक है, अब आ जाओ 67। 67 को किसके साथ पढ़ोगे? 65 के साथ। किसके साथ पढ़ोगे? 65 के साथ। अब आ जाओ, जब पूर्व उपबंधित प्रकार से तामील ना की जा सके, यानी कि 64 में व्यक्तिगत तामील भी नहीं हो पाई, 65 में निगमित निकाय और सोसाइटी वाला, 65 में तुम्हारा 64 में मान लो उसको व्यक्तिगत तामील भी नहीं हो पाई। 64 में क्या है? व्यक्तिगत तामील भी तुम्हारे पास नहीं हो पाई। 65 में तुम्हारा क्या था? सम्मन की तामील जो व्यक्तिगत करनी थी वो नहीं हो पाई। निगमित निकाय या सोसाइटी में जो प्रबंधक, निर्देशक या सचिव थे उन पे भी तामील नहीं हो पाई। 66 में क्या? विकसित तामील, कोई पुरुष सदस्य भी नहीं मिल पाया, उसको भी तामील नहीं हो पाई। तब तामील सम्यक तत्परता बरतने पर भी ना की जा सके तो तामील करने वाला अधिकारी सम्मन की दो प्रतियों में से एक को उसके गृह या वास स्थान पर क्या, जिसमें सम्मन किया गया व्यक्ति मामूली तौर पर निवास
करता है किसी सदृश भाग में लगाएगा, तब न्यायालय ऐसे जांच करने के पश्चात जैसा वह ठीक समझे या घोषित कर सकता है कि सम्मत की सम्यक तामील हो गई है और वह ऐसी रीत से नई तामील का आदेश दे सकता है जिसे वह उचित समझे। तो 65 में यानी कि 67 में क्या दिया, चस्पा करना, चिपका देगा निवास स्थान पर, क्या है, चस्पा करना। तो कहाँ दिया गया चस्पा करना, नए में 67 में, पुराने में 65 में दिया गया, ठीक है। तो इस तरह तुम्हारा ये हो गया। अब आ जाओ उसके बाद 68, ये टिप्पणी में क्वेश्चन आया था मेंस में, ठीक है। ये टिप्पणी में, इसको 66 के साथ पढ़ोगे, ये मेंस में टिप्पणी में क्वेश्चन आया था। सरकारी सेवक पर तामील, जहां सम्मन किया गया व्यक्ति सरकार की सक्रिय सेवा में, सक्रिय मतलब प्रेजेंट टाइम में, ये अंडरलाइन करना, क्या है, जहां व्यक्ति क्या है, सरकार की सक्रिय सेवा में, क्या है, सरकार की सक्रिय सेवा में है, सेवा में, वहां सम्मन जारी करने वाला न्यायालय मामूली तौर पर मतलब क्या, सामान्यतः, मतलब इसका अपवाद भी है, सामान्यतः ऐसा सम्मन 2 प्रतियों में उस कार्यालय के प्रधान को, किसको, जो उस कार्यालय का हेड होगा, प्रधान होगा, उसको, जिसके जो वह व्यक्ति सेवक है, जिसके अंतर्गत वह सेवक है, तब वह प्रधान 64 में उपबंधित प्रकार से सम्मन की तामील कराएगा। मतलब व्यक्तिगत 64 में क्या, प्रधान को सम्मन भेजा जाएगा कि आप इसकी तामील कराइए, वो तामील कैसे कराएगा, व्यक्तिगत तामील कराएगा, ठीक है। और उस द्वारा अपेक्षित पृष्ठांकन सहित अपने हस्ताक्षर करके उस न्यायालय को क्या करेगा, लौटा देगा। ऐसा हस्ताक्षर सम्यक तामील का साक्ष्य होगा, क्या होगा, तो साक्ष्य होगा, ठीक है। तो 68 क्या कहती है, जब सरकारी सेवक पर सम्मन की तामील कराना हो तो सम्मन पुलिस अधिकारी को ना देकर उस कार्यालय के प्रधान को देना होगा जिसके अधीन वह सक्रिय सेवा में हो, और वह प्रधान इस सम्मन की तामील धारा 64 के तहत व्यक्तिगत कराएगा और हस्ताक्षर कराकर न्यायालय को भेज देगा, ठीक है। अब आ जाओ 69 को किसके साथ पढ़ोगे, 67, पुराना जो धारा था 67 के साथ पढ़ोगे। स्थानीय सीमाओं के बाहर सम्मन की तामील, यानी कि जब न्यायालय यह चाहता है कि उसके द्वारा जारी किए गए सम्मन की तामील उसकी स्थानीय अधिकारिता के बाहर किसी स्थान में किया जाए, तब वह मामूली तौर पर ऐसे सम्मन 2 प्रतियों में उस मजिस्ट्रेट को भेजेगा जिसकी स्थानीय अधिकार, मामूली तौर पर मतलब सामान्य तरीके से, मामूली तौर पर मतलब इसका अपवाद भी है, भीतर भेजकर उसकी तामील की जा सकेगी, या सम्मन किया गया व्यक्ति निवास करता वहां पे भेज दिया जाए। तो सामान्य तरीका मामूली तौर पर वो क्या कर सकता है, मजिस्ट्रेट को भेजेगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर वो क्या करता है, निवास करता है, क्या करता है, जिसके अधिकारिता के भीतर वो निवास करता है, ठीक है। तो अब आ जाओ 69 भी खत्म हो गया। अब आ जाओ 70 को किसके साथ पढ़ोगे, 68। ये बहुत कम पढ़ा जाता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन इसको ऐसे ही पढ़ लो। ऐसे मामलों में जब सम्मन तामील करने वाला अधिकारी उपस्थित ना हो तब तामील का सबूत, जब न्यायालय द्वारा जारी किए गए सम्मन की तामील उसकी स्थानीय अधिकारिता के बाहर की गई है तब, और ऐसे मामलों में जिसमें वह अधिकारी जिसने सम्मन की तामील की है मामले की सुनवाई के समय उपस्थित नहीं है, तो मजिस्ट्रेट के समक्ष किया गया तात्पर्य या शपथ पत्र कि ऐसे सम्मन की तामील हो गई है और सम्मन की द्वितीय प्रति जिसका उस व्यक्ति द्वारा जिसको सम्मन परिदत्त या निवित्त किया गया था या जिसके पास छोड़ा गया था धारा 64 से या 66 में उपबंधित प्रकार से पृष्ठांकित होना तात्पर्य है, साक्ष्य में ग्राह्य होगा जब तक तत्प्रतिकूल साबित न किया जाए उसमें किए गए कथन को सही माना जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाऊं। नेक्स्ट क्या कहता है, कहता है कि इस धारा में वर्णित शपथ पत्र सम्मन की दूसरी प्रति संलग्न की जाएगी और उस न्यायालय को भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो ये ज़्यादा पूछता है नहीं। अब आ जाओ लास्ट पेज पे।
लास्ट क्या कहता है, पहले ये पढ़ लो। धारा 64 से 71 तक के अधीन इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के माध्यम से भी तामील किए गए सभी सम्यक रूप से तामील किए गए समझे जाएंगे और ऐसे सम्मन की प्रति प्रमाणित की जाएगी और सम्मन की तामील को सबूत के रूप में रखी जाएगी। और 71 में क्या है, साक्षियों पर सम्मन की तामील, ये इंपॉर्टेंट है। गवाहों पे सम्मन की तामील पुराने में 69 था, नए में कौन सा है 71। गवाहों पर सम्मन की तामील किसके, कौन सी धारा के तहत, ये इंपॉर्टेंट है 71 के तहत। और इसी को रेड विथ कर लेना सीपीसी में सेक्शन 31 ऑर्डर 16, ठीक है 16, ये सीपीसी में हो जाए, ठीक है। सीपीसी को यहाँ पे कोरिलेट कर लेना, ठीक है। तो इसमें क्या कहा है, इस अध्याय के पूर्ववर्ती धाराओं में से किसी बात के होते हुए, मतलब इसके पहले किसी बात के होते हुए भी साक्षी के लिए सम्मन जारी करने वाला न्यायालय ऐसे सम्मन जारी करने के अतिरिक्त और उसके साथ साथ निर्देश दे सकता है कि उस सम्मन की एक प्रतिलिपि तामील साक्षी पर इलेक्ट्रॉनिक संसूचना द्वारा या उस स्थान के पते पर जहां वह मामूली तौर पर निवास करता है या कारोबार करता है या अभिलाप के लिए स्वयं कार्य करता है रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा किया जाएगा। जब साक्षी द्वारा हस्ताक्षर की गई तात्पर्य अभिस्वीकृति या डाक कर्मचारी द्वारा किए गए तात्पर्य या पृष्ठांकन की गई साक्षी के सम्मन लेने से इनकार कर दिया प्राप्त हो जाता है या न्यायालय का समाधान इलेक्ट्रॉनिक संसूचना द्वारा धारा 70 की उपधारा 3 के अधीन सम्मन परिधान के सबूत पर हो जाता है तो सम्मन जारी करने वाला न्यायालय यह घोषित कर सकता है कि सम्मन की तामील सम्यक रूप से हो गई है। तो अब इस अध्याय के पहले की धाराओं में किसी बात के होते हुए भी क्या कह रहा है 71 कि इस अध्याय के पहले की धाराओं में किसी बात के होते हुए भी किसी साक्षी को डाक द्वारा सम्मन जारी कर सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि पुलिस को भी सम्मन देगा और डाक द्वारा भी भेजा जा सकता है। क्या इसके द्वारा क्या साक्षी को पुलिस को भी एक साथ देखो लिखा है यहाँ पे क्या कर सकता है, किसी बात के होते हुए साक्षी सम्मन जारी करने वाला न्यायालय ऐसा सम्मन जारी करने के अतिरिक्त क्या कर सकता है, यानी कि अतिरिक्त मतलब पुलिस को भी दे सकता है और साथ ही साथ निर्देश दे सकता है कि उस सम्मन की प्रति क्या साक्षी को डाक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा या डाक द्वारा भेज दी जाए। तो यानी कि ये इसमें क्या एक चीज मिला तुमको कि वो साथ चाहे तो बाद में भी और चाहे तो जैसे पुलिस को सम्मन दिया गवाह पे तामील कराने के लिए वैसे ही साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी या डाक द्वारा भी साक्षी को सम्मन भेजा जा सकता है। ठीक है, यही तुम्हारा 71 बताता है। ठीक है, तो इस प्रकार तुम्हारा सम्मन समाप्त हो गया। अब एक चीज तुम्हारा छूट गया, उसको मैं यही बता दे रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। लास्ट में वो शुरू में बताना था लेकिन वो दिमाग से उतर गया, तो उसको यहीं देख लेना। सम्मन सामान्यतः सम्मन मामलों में जारी होता है। सम्मन जो होता है किस में जारी होगा, सम्मन मामलों में, सम्मन मामलों में। ठीक है, ये याद कर लेना। ठीक है, अब सम्मन मामलों की परिभाषा कहाँ दी गई थी, इसकी परिभाषा कहाँ दी गई, तो पुराने सीआरपीसी में 2W में दी गई थी। कहाँ दी गई थी, 2W में। नए में कहाँ दी गई है तुम्हारा 21X में दी गई है। ठीक है, 21X में। ठीक है, तो ऐसा मामला जो अपराध से संबंधित हो वह वारंट मामला ना हो, ऐसा मामला जो अपराध से संबंधित हो और वह वारंट मामला ना हो, उसे ही क्या कहते हैं, सम्मन मामला। तो पहले परिभाषा देखना, जो बेयर एक्ट की परिभाषा पूछा है, अब जैसे तुमको ऑप्शन दे देगा कि सम्मन मामला कौन सा मामला दे देगा, जो वारंट मामला नहीं है, जो 2 वर्ष से कम के अपराध दंडनीय है, या A-B दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो तुम मार के आना जो वारंट मामला ना हो, ऐसा अपराध से संबंधित है जो वारंट मामला ना हो, ये मार के आना। क्वेश्चन में कौन, जो बेयर एक्ट में भाषा लिखी वही। तो सम्मन की जो परिभाषा दी गई है वो क्या निगेटिव दी गई है, क्या दी गई है, निगेटिव दी गई है। ठीक है, तो अब इसको पॉजिटिव में समझने के लिए क्या किया जाएगा, देखो अब इसको पढ़ने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, इसको वारंट मामला तुमको पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा, वारंट मामला पढ़ना पड़ेगा। तो वारंट मामला क्या है तुम्हारा, अब वारंट मामला देख लो क्या कहता है, यहीं पे वारंट मामला देख लो, वारंट मामला।
तो वारंट मामला तुम्हारा पुराने में कहाँ दिया गया था, 2x में दिया गया था, और नए में कहाँ दिया गया है, 21z में दिया गया है। कहाँ दिया गया, 21z में दिया गया। ठीक है, तो इसमें क्या, मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक जो भी अपराध हैं उसमें वारंट, वो उसे कौन सा मामला कहेंगे, वारंट मामला कहेंगे। ठीक है, वारंट मामला क्या कहेंगे उसे, वारंट, जिसमें 2 वर्ष, अगर जिसमें 2 वर्ष तक का अपराध है, 2 वर्ष तक के दंड से दंडनीय मामला, उसे सम्मन कहेंगे। 2 वर्ष से ऊपर जैसे होगा उसे वारंट मामला कहेंगे। ठीक है, ठीक है, तो इतनी चीजें आई होप सम्मन की खत्म हो गई। तो आप लोगों को, ठीक है, तो अगर कोई दिक्कत होगी तो कमेंट कर देना। ठीक है, अगर कोई किसी चीज में कोई दिक्कत आई होगी, आई होप सम्मन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मेरा ये प्रयास कैसा लगा, आप लोगों को अच्छा लगा तो कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।